तो ये आपके पास आपका व्हील हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। उसने कहा कि भाई मेरे को तो यहाँ का डेटा चाहिए, ठीक है दे देते हैं, क्या इशू। यहाँ का डेटा में हमारे पास लीनियर वेलोसिटी v तो ऐसे ही आएगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिंस द बॉडी इज रिजिड तो सारे के सारे पॉइंट्स सेम डायरेक्शन में सेम कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी v से चलेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट ऐसे भी तो जा रहा है, ठीक है, सेम टाइम पे जा रहा है, तो उस पॉइंट के पास इस डायरेक्शन में ऐसे क्या है, ओमेगा इंटू आर है। इस पॉइंट को अलग से निकालो, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में v ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में ओमेगा आर ऐसे लग रहा है, पैरेललोग्राम बना दो अपना, और ये इसकी नेट वेलोसिटी बनेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच का ये कुछ एंगल है थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो आपके पास v हमने कितने पॉइंट्स माने, 4, तो इसको पॉइंट e मान लो। तो v e कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 v ओमेगा आर कॉस थीटा, ठीक है, बन जाएगा। क्या है इसमें, कोई भी रैंडम पॉइंट पूछेगा तो इस तरीके से करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब एक चीज को सुनेंगे ध्यान से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूँ, ई पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब आगे सुने, मैंने अभी अभी आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझाई इनिशियली जब मैंने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्योर रूलिंग, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ प्योर रूलिंग मैंने अभी यहाँ पे नीचे लिखी हुई थी, इट इज v शुड बी इक्वल टू ओमेगा इनटू r। अब अगर मैं ये मान के चलता हूँ इस पूरी कहानी में क्या, कि इफ प्योर रोलिंग अकर्स, अगर प्योर रोलिंग अकर होती है, इफ प्योर रोलिंग अकर्स that is v is equal to omega into r। अब पहले समझें v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर का मतलब क्या है। मतलब ये होता है कि जिस लीनियर वेलोसिटी v से सेंटर ऑफ मास चलता है, अगर बॉडी के पास एक ऐसी स्पेसिफिक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, जो कि केपेबल है, किस चीज में केपेबल है, टू क्रिएट सच अ लीनियर वेलोसिटी which is equal to the linear velocity of the center of mass। क्या बोला मैंने, मैं वापस समझाता हूं आपको। सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी v है, ठीक है। बॉडी ऑलरेडी गोल घूम रही है, ये हम लोग जानते हैं, ओमेगा से गोल घूम रही है। तो ओमेगा कौन है, एंगुलर वेलोसिटी। एक बार के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को बोले आप रोटेशनल वेलोसिटी, समझने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं ये कह रहा था कि जो रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है उसके कारण लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। उसमें उस v में आप सेंटर ऑफ मास के v से ना कंपेयर करें, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सिंपल लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग अ लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r वी कैन कैलकुलेट v, ठीक है, अगर हमें ओमेगा पता है तो। दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास इज हैविंग प्योर लीनियर वेलोसिटी दैट इज v, ठीक है। अब क्या हुआ, रोटेशनल वेलोसिटी ने या रोटेशनल मोशन होने के कारण सिस्टम में या बॉडी में जो लीनियर वेलोसिटी आई उसका आंसर होता है ओमेगा इंटू आर। सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से चलता है उसकी वेलोसिटी आपके पास है v। अगर ओमेगा इंटू आर विच हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एंगुलर और द रोटेशनल मोशन, इसका जो प्रोडक्ट है, अगर वो सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि मोशन प्योर रोलिंग का है। और अगर इस कंडीशन में मैं प्योर रोलिंग की बात कर देता या समझाता आप लोगों को तो मेरे पास कैसा डेटा बनता, मैं वो समझाने जा रहा हूं। आइए देखें, तो ये हमारे पास व्हील हो गया हमारा इस तरीके से, ये ग्राउंड आ गया हमारे पास, ठीक है। वापस से चारों पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे, तो चारों पॉइंट्स है हमारे पास, ये पॉइंट है A, ठीक है, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है हमारे पास C और ये पॉइंट है हमारे पास D। सेंटर पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास है जो कि इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अगर v खुद ओमेगा इंटू आर के बराबर है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A या तो कहा जाएगा 2v है या कहा जाएगा 2 ओमेगा इंटू आर है, क्योंकि A पॉइंट की वेलोसिटी कितनी बनी,
फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी, v प्लस ओमेगा इंटू आर बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो या तो 2v है या 2 ओमेगा आर है, जनरली 2v को प्रेफर करा जाता है लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। b पॉइंट में यहाँ पे वेलोसिटी v थी, अब यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हो चुका है, इसलिए मैं जो नेट बनाऊंगा उसका आंसर कितना लिखूंगा, उसका आंसर लिखूंगा √2v, बिकॉज v इधर एंड द एंगल इज 90, सो दिस इज बेसिकली vb। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v थी, ये रही वेलोसिटी v ट्रांसलेट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ओमेगा इंटू आर यहाँ पे था, तो अब v खुद ओमेगा इंटू आर के बराबर हो चुका है। अब अगर v खुद ओमेगा इंटू आर है तो ये और ये बराबर है, मतलब क्या निकला कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी 0 है। मैंने आपको क्या बोला था, आप सी पॉइंट को क्या मान के चलेंगे या क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी प्योर रोलिंग में 0 आई। डी पॉइंट के पास लीनियर वेलोसिटी भी इधर थी और ओमेगा के कारण जो लीनियर वेलोसिटी थी वो ओमेगा इंटू आर थी और वो v के बराबर थी, तो अब डी पॉइंट का जो डेटा बनेगा √2v वो ऐसे बनेगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा ये डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इटसेल्फ इज कंप्लीट इंपॉर्टेंट, एंड इसी डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं एक बार जेडब्ल्यू में या एआईपीएमटी या नीट में, मेरे को याद नहीं है लेकिन आ चुका है। आपको बोल दिया गया था कि इस ब्रिम के ऊपर ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, 4 एरो दिए हुए थे बस, तो ये डायरेक्शन करेक्ट होगा, आपको ये जज करना था। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए, और ऑब्वियसली व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे आगे बढ़ेगा उधर, कल को उधर बढ़ेगा तो ये पलटेंगे डायरेक्शन, ठीक है, वो आप ध्यान में रखेंगे, दिस इज ओमेगा, इस तरीके से करके मान सकते हैं हम लोग। खैर, तो मैं यहाँ पे एक बार ब्रीफ में लिख देता हूँ, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए 2v, ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, तो इट इज √2v मॉड में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी 0 एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी, तो अगेन √2v, इस तरीके से करके मान सकते हैं। अब एक और चीज दिमाग में डालें, क्या, दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, देखें यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, दिमाग में रख सकते हैं, ऐसा कोई खास चीज नहीं पर आ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज है, यहाँ वाला भी सेम आएगा, यहाँ वाला भी सेम आएगा। खैर, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अच्छा, एक और चीज को देखें जरा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन हम इसे कंसेप्ट मान के चलेंगे, मतलब कंसेप्ट के थ्रू इसको समझेंगे, और क्वेश्चन इस तरीके से है, एक मिनट दें मुझे, ये जो मैंने आपको भी साइक्लोइडल पाथ वाला बताया है, मैं पहले एक बार वो कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, वरना मैं वो भूल जाऊंगा। क्वेश्चन करेंगे हम लोग लेकिन बाद में, कि वो साइक्लोइडल पाथ कैसे बनता है या क्या था। देखें, क्वेश्चन इस तरीके से है साइक्लोइडल पाथ वाला जो हमने डिस्कस किया था, कि ये एक व्हील है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन का डेटा हम नहीं मान के चलेंगे, सिंपल फॉर्मुलेटिव बनाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास है व्हील का, इस डायरेक्शन में v से चल रहे हैं, मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, एंड व्हाट हैपेंड वाज, किसी रैंडम टाइम पे व्हील कम्स ओवर हियर, पहले एक बार पूछा गया किसी रैंडम टाइम पे इस पॉइंट का, ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, इस पॉइंट का वेलोसिटी नेट कितना है या इस पॉइंट की स्पीड कितनी है, ठीक है, ओके। अगर स्पीड की बात करनी है तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में चल रहा है कितने से, v से, तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी, v, ये पॉइंट पहले यहाँ पे था जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं, से दिस इज पॉइंट b, पॉइंट b घूम के यहाँ पे आ गया, क्योंकि व्हील आगे बढ़ा ना, व्हील आगे बढ़ा तो ये घूम के यहाँ आ गया t टाइम पे, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये कंडीशन थी और टाइम t इक्वल टू t पे ये कंडीशन है। तो जब यहाँ पे आएगा तो p पॉइंट के पास एक और वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे होगी कि नहीं होगी, p पॉइंट को बाहर निकालो, ये p पॉइंट है तुम्हारा, ये r है रेडियस, ठीक है, ये o पॉइंट है सेंटर, इस डायरेक्शन में v है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं, इस डायरेक्शन में v है, ये दैट इज ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर है, ठीक है, ये थीटा है, तो थीटा खुद किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू टी के,
तो ये पूरा एंगल कितना होगा, अब ये पूरा मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा, आइए समझें। ये थीटा है, थीटा को ओमेगा इंटू टी के बराबर है, इसे एक्सटेंड करते तो यहाँ ये एंगल 90 होता, इसे एक्सटेंड करते यहाँ ये एंगल 90 होता। ये ओमेगा टी है तो ये एंगल कितना बनता, 90 माइनस ओमेगा टी। इस स्ट्रेट लाइन को पीछे एक्सटेंड करें, ये पूरा एंगल 180 होता। ये एंगल मैंने अभी अभी बोला 90 माइनस ओमेगा टी है। अगर ये एंगल 90 माइनस ओमेगा टी है और ये एंगल 90 है तो पूरा एंगल बड़ा वाला कितना हुआ, पूरा एंगल बड़ा वाला हुआ 180 माइनस ओमेगा टी। भाई ये वाला जो एंगल है इतना, ये इतना सा, ये 90 माइनस ओमेगा टी है, ठीक है। इसको पीछे एक्सटेंड करोगे पूरा 180 होता। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है, तो 90 प्लस 90 माइनस ओमेगा टी इज 180 माइनस ओमेगा टी। तो एंगल बिटवीन वी वेक्टर या वी एंड ओमेगा आर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हम लोगों ने ले लिया ऑलरेडी, एंड ओमेगा आर इज 180 डिग्री माइनस ओमेगा टी। बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज अंडर रूट ऑफ, आंसर तैयार हो रहा है, देखें, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इंटू ओमेगा इंटू आर इंटू कॉस 180 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास डेटा बनेगा 180 माइनस ओमेगा टी। तो vp इज इक्वल्स टू, अच्छा ये हो गया। अब एक चीज मानेंगे, वापस हम अजम्पशन करेंगे क्या, कि इफ v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर दैट इज प्योर रोलिंग। अगर प्योर रोलिंग चले, प्योर रोलिंग हो तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी आएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस ओमेगा टी। तो यहां से मेरे पास बनेगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस ओमेगा टी, का मतलब आपके पास बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से मैंने 2v स्क्वायर कॉमन निकाला तो मैंने लिख दिया रूट 2 इंटू वी, अंडर रूट में मेरे पास बच गया है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास बनेगा रूट 2v, ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस 2 साइन, सॉरी 1 माइनस है ना, हाँ, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 से 1 कैंसिल करो, ठीक है। 2 का रूट वापस से बाहर आएगा तो वो हमारे पास कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ v इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर, ट्वाइस ऑफ v इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके फाइन, सॉरी, ये cos 2 थीटा है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 एंड साइन ओमेगा टी बाय 2, ये रह गया हमारे पास। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एनी रैंडम पॉइंट p एट एनी रैंडम टाइम t, ठीक है, while performing a pure rolling motion। अब देखें, हमसे पूछा गया था साइक्लोइडल पाथ वाली जो मैं आपसे बात कर रहा था, मैं उस पे आने वाला था, मेरा एम अल्टीमेटली वो था। तो देखें, सवाल ये पूछा गया था कि अगर कोई v वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चले, लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चले, तो वो एक रेवोल्यूशन में अपने कितना डिस्टेंस कवर अप करता है, जिसका आंसर हमारे पास 8r आ रहा था। मैंने काइनेमेटिक्स में भी समझाया था हालांकि, पर यहाँ पे भी समझा देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो। दूसरी बात, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए दिमाग में डाल लीजिए इसको। ये है क्या, आपको समझ में क्या आना चाहिए यहाँ से, दिस इज अ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द पॉइंट P which is lying on the circumference of the wheel, which is performing combined translational and rotational motion, and this is the value of v at any random time t। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू t। व्हाट इज v, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये हमारे पास आ गया। अब मैं साइक्लोइडल पाथ पे आने जा रहा हूँ, तो देखें क्या होगा। साइक्लोइडल पाथ की अगर मैं बात करता हूँ तो एक रेवोल्यूशन में हम लोगों से पूछा गया कि डिस्टेंस कितना होगा, तो एक रेवोल्यूशन के पहली बार टाइम होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। एक रेवोल्यूशन का टाइम हमारे पास ये होता है। डिस्टेंस हम लोगों से पूछ लिया गया है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। या फिर मैं अभी के लिए मान रहा हूँ dx इज इक्वल्स टू v इंटू dt, तो इंटीग्रेशन dx एंड इंटीग्रेशन ds इंटू v dt, इस तरीके से करके हम लोग मान रहे हैं।
तो इंटीग्रेशन ds is equals to integration v is this as a function of time, तो 2v sin omega t by 2 dt from 0 to capital T. Okay, तो s is equals to twice of v constant है, इंटीग्रेशन sin omega t by 2 dt 0 से capital T, तो s is equals to twice of v sin omega t by 2, sin omega t by 2 का आपके पास बनेगा cosine ओमेगा टी बाई 2 एंड कंप्लीट बाय ओमेगा बाई 2, ठीक है, तो कंप्लीट बाय ओमेगा 2, ओमेगा बाई 2 का मतलब 2 बाय ओमेगा एंड 0 से लेके कैपिटल टी इज द लिमिट्स, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, माइनस साइन भी आएगा साथ में, तो s इज इक्वल टू आएगा 4v बाय ओमेगा माइनस कॉस 2 पाई बाई टी into capital T by 2 plus cos 0, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, s is equal to 4, v is equal to होता है ओमेगा इंटू r, तो ओमेगा इंटू r लिखूंगा, ओमेगा ओमेगा कटेगा, 4 इंटू r बचेगा, माइनस कॉस पाई, तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 इज अ 2, तो आंसर बन गया 8r, तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पॉइंट p which is on the brim, ठीक है, इन 1 रेवोल्यूशन। यहां से जब ये पॉइंट पूरा घूम के वापस यहाँ पे आएगा तो जो साइक्लोइडल पाथ बनता है ये आंसर 8 into r के बराबर होता है, where r is the radius of the v। दोनों बातें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, वो वाला पॉइंट भी समझ में आना चाहिए, ये कहां से निकाला, तो भाई ये जो मैंने डेटा बनाया वो कहां से आया, वो यहाँ से आया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लिंकेज है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखने से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आंसर इज 8 into r, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। पाथ का शेप कैसा होता है, तो साइक्लोइडल पाथ होता है, आपको पाथ का शेप भी याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए इन द सेंस, 8r वैल्यू याद होनी चाहिए एंड vp एट एनी रैंडम टाइम t याद होना चाहिए, तो इतना दिमाग में रखें। अब देखें आगे, हम लोग वापस से आगे बढ़ते हैं इसी में। इसके बाद इतना लिखने के बाद आप लोग कुछ एक पॉइंट्स लिखेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं आप लोगों को, लिखें अ बॉडी इन combined translational and rotational motion, a body in combined translational and rotational motion is said to be performing complete rolling motion or pure rolling motion, complete rolling motion or pure rolling motion if the surfaces in contact, if the two surfaces in contact do not move with respect to each other, which basically means that the relative velocity between the two surfaces should be zero. The relative velocity between the two surfaces should be zero. Full stop. नया पॉइंट तो नया पॉइंट, वरना कंटिन्यू भी कर सकते हैं, नया पॉइंट इज अ बेटर ऑप्शन, should be zero. Hence we can conclude that during pure rolling motion, the velocity of point of contact is zero. आगे इस पे और बात करेंगे, नया पॉइंट बना के लिखें, if translatory motion is dominating, for example skidding of the wheel of a car, skidding of the wheel of a fast moving car, when brakes are applied,
when brakes are applied, when brakes are applied, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम बना लें। आपका जो व्हील है वो राइट नाउ कैसा क्या कर रहा है, तो स्किड कर रहा है, इसकी स्किडिंग चल रही है। अगर स्किडिंग चल रही है तो मैंने क्या बोला था, v वेलोसिटी होगी, ठीक है, ओमेगा इंटू आर से कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो राइट नाउ ये फिसल रहा है, फिसलेगा तो आगे जा रहा है, पर देयर इज नो ओमेगा, ठीक है। इसलिए इसमें ट्रांसलेटरी मोशन का डोमिनेंस है, रोटेशनल मोशन थोड़ा सा कम है। ये बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल अगर आपने प्योर स्किडिंग करवा दी है तो फिर बिल्कुल ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। स्किडिंग अगर होगी, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसको मैंने सी नाम दिया हुआ है, पॉइंट सी के पास रिलेटिव मोशन हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, ये जो पॉइंट है, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, ग्राउंड के पास आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, सब कुछ है। तो ग्राउंड जब सी पॉइंट को देखेगा तो ग्राउंड कहेगा कि सी पॉइंट मेरे ऊपर v वेलोसिटी से जा रहा है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सी पॉइंट के पास वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई, इसका मतलब देयर इज रिलेटिव मोशन अकरिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, बिकॉज v is dominating या ट्रांसलेटरी is dominating over rotational motion। ऐसा हो गया। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, दोनों चीजों को मिलाने की कोशिश करता है। या तो दोनों सरफेसेस को वो रोक देगा, या दोनों सरफेसेस को इस तरीके से, उन दोनों सरफेस के बीच में इस तरीके से एक्ट करेगा, अपने डायरेक्शन को इस तरीके से चेंज करेगा कि या तो दोनों सरफेसेस रुक जाएं या दोनों सरफेसेस मोशन में आ जाएं, ताकि एक सरफेस जब दूसरे सरफेस को देखे या दूसरा सरफेस पहले वाले सरफेस को देखे तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये कहेंगे कि यार ये तो मेरे अकॉर्डिंग रेस्ट पे है। ऐसा हम लोगों ने सीखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन जो है वो इस पे पीछे लगेगा। इस पे पीछे क्यों लगेगा, सोच के देखो। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जरा टॉर्क लगाओ तो आर वेक्टर ऐसे बनता, आर वेक्टर ऐसे बनता। अगर ये तुम्हारा आर वेक्टर आता, एफ वेक्टर ऐसे है, तो आर क्रॉस एफ से जो टॉर्क क्रिएट होगा वो ऐसे होगा कि नहीं होगा, हाथ घुमाओ, आर क्रॉस एफ होगा तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा तो व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई है। अगर टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा तो ओमेगा क्रिएट होगा तो अल्फा क्रिएट होगा, ठीक है। हम वही तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि रोटेशनल मोशन कम ना हो। रोटेशनल मोशन के कारण जो लीनियर वेलोसिटी है और ट्रांसलेटरी मोशन के कारण जो लीनियर वेलोसिटी है उसमें आपस में तालमेल रहे। तालमेल रहे मतलब दोनों बराबर रहे, पर अभी बराबर नहीं थे। तो बराबर करने के लिए कौन अकर होता है या कौन सिस्टम में क्रिएट होता है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग के टॉर्क क्रिएट करके ओमेगा को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, ताकि जैसे ही ओमेगा क्रिएट होगा, ओमेगा क्रिएट होते ही क्या होएगा, इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर आना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे अगर वो ओमेगा को बढ़ाएगा तो जैसे जैसे आर तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक टाइम आएगा जब ओमेगा इंटू आर खुद v के बराबर हो जाएगा। मतलब रोटेशनल मोशन खुद ट्रांसलेटरी मोशन के बराबर हो जाएगा। और जैसी वो कंडीशन आएगी फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हुआ, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। नंबर एक। नंबर दो, ट्रांसलेटरी मोशन जब रोटेशनल मोशन के कंपैरिजन में डोमिनेंट है तो फ्रिक्शन का नेचर कौन सा होगा, फ्रिक्शन का नेचर होगा काइनेटिक। बहुत क्लियरली सुनना, क्योंकि इसके पास राइट नाउ काइनेटिक वेलोसिटी है या लीनियर वेलोसिटी है, तो फ्रिक्शन का नेचर होगा काइनेटिक। लेकिन जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। उस टाइम पे अगर आपसे कोई पूछे कि ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन बताइए फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता है, फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता है, फ्रिक्शन किस कैटेगरी का लगता है, भाई स्टैटिक लगता है, रोलिंग लगता है, काइनेटिक लगता है, फलाना लगता है, ढमकाना लगता है, क्या लगता है, आंसर है स्टैटिक लगता है। रोलिंग मत बोल देना, क्यों, सुनो मेरी बात ध्यान से। पॉइंट फ्रिक्शन लगता कितना है, वैल्यू कितनी है, जीरो। अरे भैया लग ही नहीं रहा वहां पे, तो रोलिंग कैसे बोल दोगे। दूसरी बात, स्टैटिक नेचर बोलोगे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बोलोगे क्योंकि पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा। तो जब कोई बॉडी मूव नहीं करती तो फ्रिक्शन कौन से नेचर का लगता है, स्टैटिक लगता है कि रोलिंग लग जाता है। भाई बॉडी रोल हो रही है इसलिए रोलिंग मोशन आंसर, रोलिंग फ्रिक्शन दिमाग में आता है, नहीं है ऐसा। मैं क्या बोल रहा हूं सुने,
मैंने 2 बातें बोली, इनफैक्ट 3 बातें बोली। अगर जो आपका व्हील है वो स्किडिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन डोमिनेट कर रहा है, तो ट्रांसलेटरी मोशन अगर डोमिनेट करेगा तो फ्रिक्शन का नेचर कौन सा होगा, फ्रिक्शन किस टाइप का लगेगा, आंसर है काइनेटिक। अगर प्योर रोलिंग होगी तो सबसे पहली बात यह कि प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, नहीं कोई वेलोसिटी होनी चाहिए उसके पास। अगर वेलोसिटी नहीं है इसका मतलब दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या कि ये आपका व्हील है ऐसे, ये आपका ग्राउंड है। अब आपने एक पॉइंट ग्राउंड के जस्ट नीचे बनाया, एक पॉइंट व्हील के जस्ट ऊपर बनाया, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को देख के कहेंगे तू मेरे अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो प्योर रोलिंग अगर होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 होगा। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब फ्रिक्शन का अमाउंट कितना होगा, 0 होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। पर पूछा जाए ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन किस कैटेगरी का, किस टाइप का फ्रिक्शन लगता है, आंसर आएगा स्टैटिक, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पे होती है, कहने का मतलब जब दो बॉडीज के सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होता है। जब दो बॉडीज एक के ऊपर एक रखी हैं, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, तो यहाँ पे राइट नाउ फ्रिक्शन का नेचर अगर होगा तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन तो 0 है, पर अगर नेचर पूछेंगे तो स्टैटिक होगा। मैं ऐसा हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार एक ही बात को बोल के, क्या बात क्लियर है? क्योंकि वेलोसिटी है नहीं, तो जब भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है तो फ्रिक्शन स्टैटिक कैटेगरी का या स्टैटिक नेचर का लगता है। तो लिख लीजिएगा, इफ द बॉडी स्लिप्स काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, इफ द बॉडी स्लिप्स काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, but if the motion is pure rolling, then static friction will act, ठीक है, इतना लिख लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे कि ओके पहले एक काम और कर ही लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं लेकिन थोड़ा सा बाद में। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे एक्सेलरेशन इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। एक्सेलरेशन इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, in case of combined translational and rotational motion, ठीक है। आइए एक्सेलरेशन को देखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेलरेशन। सो देखें क्या होगा एक्सेलरेशन के केस में। तो ये हमारा शायद तीसरा पॉइंट है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। आइए सबसे पहली बात तो ये मैं आपको ब्रीफली एक बार रिकैप करवा देता हूं। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट पे दो एक्सेलरेशंस लगती हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगती है, एक रेडियल एक्सेलरेशन लगती है। इन दोनों का नेट आप ए बोल सकते हैं या ए नेट बोल सकते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय r, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है अल्फा इनटू r। कैसे? v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इनटू r, डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज dv by dt। तो व्हाट इज dv by dt? dv by dt is at, that is tangential, because this velocity is what, the tangential velocity। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन d ओमेगा by dt is अल्फा इनटू r, ठीक है। ये दो बातें आप दिमाग में रखें। एक और चीज, v इक्वल टू ओमेगा इनटू r होता, अगर प्योर रोलिंग होता तो ये ओमेगा स्क्वायर इनटू r भी हम लोग लिख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए
आपके पास प्योर रोलिंग मोशन होगा लेकिन बाद में, तो ये हमारे पास व्हील है हमारा, फिर से बनाते हैं। व्हील के सेंटर ऑफ मास के पास जो एक्सेलरेशन है वो ए है, ठीक है। व्हील ऐसे इस डायरेक्शन में अल्फा की एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा है, व्हील का रेडियस आर इज इक्वल टू, फिर से मैं दो चीजें बनाने वाला हूं, व्हील प्लस व्हील, बना दी। यहां पे क्या एनालाइज करेंगे, बोलो, ट्रांसलेटरी मोशन। यहां पे क्या एनालाइज करेंगे, रोटेशनल मोशन। बाद में नीचे दोनों को कंबाइन करके बनाएंगे। खैर बहुत बढ़िया, 4 पॉइंट्स फिर से मार्क कर लेते हैं वही के वही, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी मान के चलेंगे हम लोग, और ये डी पॉइंट है। ये फिर से ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ए पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो ए पॉइंट, सिंस द बॉडी इज रिजिड, ये सेंटर ऑफ मास है एंड द बॉडी इज रिजिड, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए, तो रिजिड बॉडी होने के कारण ए पॉइंट का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज ए, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी v थी, वैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन a। बी पॉइंट की भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a, सी पॉइंट की भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a, और डी पॉइंट की भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a। अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करता हूं तो उस केस में क्या होएगा, भाई सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ए पॉइंट ऐसे अल्फा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन से चलेगा, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से चलेगा तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट ए पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगी, इधर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हमने नाम दे दिया अल्फा, ये वैल्यू दे दिया हमने अल्फा इनटू आर, ठीक है। बी पॉइंट की बात करता हूं तो बी पॉइंट ऐसे घूमेगा, तो बी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर आएगा, कितना आएगा, अल्फा इनटू आर। सी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर आएगा, कितना आएगा, अल्फा इनटू आर। और डी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर आएगा ऐसे, तो कितना आएगा, अल्फा इनटू आर, ठीक है। इस तरीके से करके, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन से गोल घूम रही है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, हम लोगों को इसका कॉम्बिनेशन बनाना था, तो कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल बना देते हैं। अब देखें, अच्छा इसमें एक चीज हम लोगों ने मिस कर दी, क्या, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। भाई सेंटर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन भी तो लगेगा, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बना दिया आपने, रेडियल एक्सेलरेशन भी तो बनेगी, तभी तो काम क्या है, बाकी काम वही क्या, ठीक है। खैर अब देखें, अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं, प्लीज डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ए पॉइंट की बात करता हूं तो ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में अल्फा इंटू आर लग रहा है और इसी डायरेक्शन में ए लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसको लिख देता हूं इस डायरेक्शन में ए प्लस अल्फा इंटू आर, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिया। ए पॉइंट पर ही नीचे की डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लग रहा है, ठीक है। अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूं, ये तो हमारा सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूं तो बी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है, इस डायरेक्शन में ए है, हमें नहीं पता है कौन डोमिनेटिंग है कंपैरेटिवली, वैसे ए को डोमिनेटिंग मानते हैं तो ए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, और इस डायरेक्शन में अल्फा इंटू आर है। फिर अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं तो सी पॉइंट पे ऊपर की डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है सी पॉइंट पे, और इस डायरेक्शन में आपके पास ए है, और इस डायरेक्शन में आपके पास अल्फा इंटू आर है, ठीक है। फिर हम अगर डी पॉइंट की बात करते हैं तो डी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ए है, ए है, या इस डायरेक्शन में हमारे पास ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर है, देखिए ओमेगा स्क्वायर आर और ए सेम डायरेक्शन में, और ऊपर की डायरेक्शन में अल्फा इंटू आर है। तो ये हमारे पास सारे के सारे इक्वेशंस बनेंगे। अब इससे अगर मैं डेटा बनाऊं तो मेरे पास आएगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस अल्फा आर आई कैप प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी इन वेक्टर फॉर्मेट इज इक्वल्स टू
ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप प्लस या माइनस माइनस अल्फा इंटू आर जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल्स टू ए माइनस अल्फा आर आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी is a plus omega square r I cap plus alpha r j cap। ये बनेंगे हमारे पास। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी इस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा इसको माइनस करके जो भी देखना पड़ेगा वो तो वैसे इधर ही आएगा, वैसे वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बना सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस आल्सो। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। ओके, अब इन केस ऑफ प्योर रोलिंग अगर मैं बात करता हूं, सुनिएगा अभी बाकी है इसी में एक्सेलरेशन में। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इफ यू टॉक अबाउट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, ठीक है। और अगर इन केस ऑफ प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी 0 है, मतलब एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट है, या आपका क्या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट कैसे हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी 0, नेट फोर्स 0 है अल्टीमेटली, अब ये मान सकते हैं, ठीक है। तो होएगा क्या, अच्छा ओमेगा स्क्वायर आर जो एक्सेलरेशन है, इससे अगर मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूं तो सेंट्रीपीटल फोर्स बन जाएगा। वो बैलेंस किससे हो रहा होगा, mg से। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब अगर ऐसा है कि प्योर रोलिंग है और v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, प्योर रोलिंग के केस में कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि अगर v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर प्योर रोलिंग के केस में है और ओमेगा स्क्वायर आर के कारण जो फोर्स बनेगा वो mg से बैलेंस हो गया, तो जाहिर सी बात है कि a को ओमेगा इंटू आर के, सॉरी a को अल्फा इंटू आर के बराबर होना पड़ेगा। भाई अगर नेट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 है तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो 0 होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। अभी हमारी वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं 0 बनना चाहिए, मतलब नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब a एंड दिस, तो a माइनस अल्फा आर शुड बी इक्वल टू 0, तो z शुड बी इक्वल टू 0 के चक्कर में क्या बनेगा, a इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। सो दिस इज अगेन द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग के बॉडी पे लगने वाली जो एक्सेलरेशन है, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक है। क्या कंडीशन निकल के आई कि या तो v ओमेगा इंटू आर के बराबर हो या a इक्वल टू अल्फा इंटू आर के बराबर हो। अगर मतलब इफ v इज ग्रेटर देन ओमेगा इंटू आर, दैट इज क्या, एक्सेलरेशन इज मोर देन अल्फा इंटू आर, तो क्या अकर होएगा, स्किडिंग अकर होगी, स्किडिंग, ठीक है। और अगर v इज लेस देन ओमेगा इंटू आर, टायर फंस गया मिट्टी में, ठीक है, तो दैट इज a इज लेस देन अल्फा इंटू आर, तो क्या अकर होएगा कि रोटेशनल मोशन या रोटेशन एट सेम प्लेस, रोटेशन एट सेम प्लेस, बॉडी एक ही जगह पे रह के घूमना शुरू कर देगी। इन चीजों का दिमाग में रखें। स्किडिंग के केस में हम लोगों ने कहा था कि फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड्स लगेगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज सुने पहिए को फंसने वाले केस की, ठीक है। तो आपका जो पहिया है वो ऐसे मिट्टी में कुछ फंसा गया, ये सेंटर है, पहिए के पास ओमेगा है, ओमेगा अच्छा खासा है, इसलिए ओमेगा इंटू आर डोमिनेट कर रहा है इन कंपैरिजन टू v, या अल्फा इंटू आर डोमिनेट कर रहा है लीनियर एक्सेलरेशन a से। अच्छा अब हमें चाहिए क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है हमें प्योर रोलिंग करवानी है। प्योर रोलिंग की रिक्वायरमेंट क्या, हमें प्योर रोलिंग करवानी, पर प्योर रोलिंग की रिक्वायरमेंट क्या, प्योर रोलिंग क्या कहता है कि अगर तुम ये करवा दो तो मैं क्रिएट हो जाऊंगा। ये क्रिएट कौन करवा सकता है, फ्रिक्शन। अब इस टायर की कमी क्या है, स्किडिंग वाले की कमी क्या थी, ओमेगा नहीं था, इस वाले की कमी क्या, ओमेगा है पर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी नहीं है, किसके पास, सेंटर ऑफ मास के पास, तो सेंटर ऑफ मास के पास लीनियर वेलोसिटी नहीं है। अच्छा F बराबर ma में a किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का, P बराबर mv में v किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का। मतलब अगर मुझे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी क्रिएट करवानी है
तो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगना चाहिए। इस तरीके से करके मैं मान सकता हूँ, या ए जो होगा वो सेंटर ऑफ मास का होगा, बी जो होगा वो सेंटर ऑफ मास का होगा। तो जब तक बॉडी पे इस डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, क्या आगे के डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आ पाएगा? सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुम्हारी कमी क्या है, इस सिस्टम की कमी क्या है, इस सिस्टम के पास v कम है या v नहीं है। भाई आगे के डायरेक्शन की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी नहीं है। अगर लीनियर वेलोसिटी नहीं है तो टायर फंस चुका है, फंस चुका है तो टायर को आगे धकेलना है। अगर आगे धकेलना है तो टायर के ऊपर कुछ तो ऐसा फोर्स लगना चाहिए जो टायर को आगे ले जाए। आगे ले जाने के लिए फ्रिक्शन इस वक्त इस पे आगे लगता है। आगे लगेगा तो सोचो क्या होगा। ये व्हील है, व्हील ऐसे घूम रहा था ओमेगा से, व्हील का सेंटर है, फ्रिक्शन व्हील पे ऐसे लग गया, ये आर होता। तो इस बार फ्रिक्शन जो टॉर्क क्रिएट करेगा वो ऐसे क्रिएट करेगा, आर क्रॉस एफ। ऐसे अगर टॉर्क क्रिएट होगा तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन की एंगुलर वेलोसिटी, फ्रिक्शन का एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, तो फ्रिक्शन इज रिटार्डिंग द एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल। तो जो रिटार्डेशन आई या जो कमी आई फ्रिक्शन के कारण या फ्रिक्शन के टॉर्क के कारण, किसमें कमी आई? इनिशियल ओमेगा में। वो कमी ही किसमें तब्दील की, कमी ही किसमें बन जाता, कन्वर्ट हो जाती है? लीनियर वेलोसिटी v में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इस फ्रिक्शन को बोलते हैं, जब वो आगे लगता है, फॉरवर्ड फ्रिक्शन। स्किडिंग वाले केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं सिंपल बैकवर्ड फ्रिक्शन। प्योर रोलिंग होगी नो फ्रिक्शन, टेंशन खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप लोग दिमाग में रखेंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा ढंग से। ठीक है, आइए एक आधे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें काफी सारा काम है। ओके, अब देखें क्या है। तो मैं ये कह रहा था, क्वेश्चन लिखेंगे एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, मैं नहीं लिखने वाला बोर्ड पे, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। सो क्वेश्चन है आपका, क्या लिखोगे? चलो ये वाला ही करो, लिखें कंसिडर अ व्हील having a linear acceleration, consider a wheel having a linear acceleration a equals to 2 meter per second square, having a linear acceleration a equals to 2 meters per second squared, comma omega equal to 2 radian per second, equal to 2 radian per second, सारे 2 मान लो, and angular acceleration 2 radian per second squared, linear acceleration 2, angular acceleration 2, angular velocity 2. Find the net acceleration of point A. Find the net acceleration of point A. फालतू क्वेश्चन है, 1 मिनट लगा के पहले सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है इसका व्हील का, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है ये पॉइंट ए है व्हील का, रेडियस दे दिया मैंने आप लोगों को, खुद देख लीजिएगा। उन्होंने पूछा ए पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, करके देखो। वीडियो पॉज करके देखना, पहले खुद करके बाद में सॉल्यूशन देखोगे, पहले मत देखना। हाँ, तो इसमें सबसे पहली बात आपको दिया क्या क्या है? दिया ये है कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की है, दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर हमें अल्फा दिया है 2 और ओमेगा दिया है 2। ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड रेडियन पर सेकंड। अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन ए इधर आएगी, इस पॉइंट की, अच्छा मैंने रेडियस नहीं दिया शायद आप लोगों को, रेडियस दिया नहीं दिया इन्होंने, हाँ दिया है, नहीं दिया शायद, 1 मीटर 2 मीटर ही मान के चलो। तो ए भी इधर आएगा और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी इधर ही आएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा? अल्फा इंटू आर। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ ए अलोंग एक्स एक्सिस, मेरे पास आ रहा है ए प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये फालतू क्वेश्चन है
तो एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस कितना बनेगा, ए कितना है आपका 2, ओमेगा कितना है आपका 2 का स्क्वायर 4, आर कितना है 2, ठीक है 8 2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस, अल्फा इनटू आर, अल्फा कितना है 2, आर कितना है 2, फालतू बात 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका नेट एक्सेलरेशन कितना बनेगा, नेट एक्सेलरेशन बनेगा अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 116 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फालतू क्वेश्चन था, टाइम पास ऐसे करना है, ठीक है, नहीं करना भाड़ में यार। अब देखें आगे, इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट बताता हूँ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करते रहने चाहिए थोड़े से, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखें क्या है कि हमें अभी एक चीज पढ़नी पड़ेगी और वो है काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक कंसेप्ट और पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट कंसेप्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। जनरल नोट पे रेडियस ऑफ गायरेशन को सिंबलाइज स्मॉल के से या कैपिटल के से किया जाता है। मैं स्मॉल के यूज करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के लिखता हूं, ठीक है, के ही नहीं लिखता हूं, आपको पता ही है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो वील टेक रेडियस ऑफ गायरेशन एज अ स्मॉल के। अब सुने रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है। अगर आप I इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर में जो R होता है ना, वही आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है। पर पहले सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जैसे अगर मैं स्फीयर की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट अ स्फीयर, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस I को क्या लिखूंगा, एम के स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक फॉर्मूले में, आई मतलब वेरी स्पेसिफिकली रिपीटिंग इट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक फॉर्मूले में, बेसिक मतलब ये, मैं शेप्स के फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक फॉर्मूले का जो आर होता है वही के होता है, नंबर 1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक फॉर्मूले में एम आर स्क्वायर होता है, तो मैं स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिख के उसको आई के बराबर पुट कर रहा हूं, तो मैं आई को एम के स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं ना, मतलब यही तो मेरा के है। तो एम से एम कैंसिल हो गया, मेरे पास के का आंसर क्या बन गया, के का आंसर बन गया √2r/5, खत्म। अब डिस्क की बात करें अगर, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। मैंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो mr² होता है उसका आर ही रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, तो इज इक्वल टू सिंपल m इंटू के स्क्वायर, m कैंसिल, खत्म, k इज इक्वल टू r/2। मैं आपको पहले फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूँ, बाद में मैं जाता हूँ इन डेप्थ चीजों पे जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। कोई और मान लो, हॉलोस्फीयर मान लो, तो हॉलोस्फीयर का अपने पास आता है 2/3 mr² इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, mm कैंसिल, अंडर रूट 2/3r, इस तरीके से आंसर बनेगा रेडियस ऑफ गायरेशन का। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अगर मेरे पास एक कोई आर्बिटरी शेप की 3 डायमेंशनल बॉडी है, ऐसे, ओके, मैंने इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन माना, ये एक्सिस, ये बॉडी से एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रही है इस तरीके से, बॉडी का मास, टोटल मास m है। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि मैंने यहां से कुछ दूरी पे, यहां नहीं, यहां से इस कुछ दूरी पे अज्यूम करा कि बॉडी का टोटल मास यहां पे लाई कर रहा, मतलब ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, और जो एक्सिस है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास ना कर पाए, डज नॉट मैटर कहां से पास हो रही है अभी के लिए। तो आपने कहा कि भाई ये दूरी जो है वो k है, ओके। तो आपके पास बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है m इंटू के स्क्वायर, बनता mr² है ना, पर आपने तो सारा मास यहां पे माना। बॉडी के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 mn, जो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 r2 r3 rn की दूरी पे होंगे। अब अगर आप सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, कैसे, I इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस mnrn स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 करके mnrn स्क्वायर तक पहुंचते हो।
आपको एक आंसर मिलेगा। अगर आपने जो आपके पास आंसर बनेगा वो किससे बन रहा है, एक मिनट सुने। आपने क्या किया, आपने बॉडी के बहुत सारे पार्टिकल्स मान लिए, तो आपने m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mnrn स्क्वायर इसको क्लब करके एक आंसर बनाया। से दैट आंसर कम्स आउट टू बी कैपिटल ए, मान लीजिए, मतलब आई का आंसर कम्स आउट टू बी कैपिटल ए। अब आपने इस बॉडी को गायब कर दिया, बस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान के चले, और ये आपकी एक्सिस थी। अब आपने इस बॉडी की एक्सिस से एक बार k डैश की दूरी पे मास m को माना, एक बार आपने एक्सिस से k की दूरी पे m को माना, और आपने करा m इंटू के डैश का स्क्वायर। इस बार आपने यहां पे करा m इंटू के स्क्वायर। जब आपने m इंटू के डैश स्क्वायर करा तो आपका आंसर बना b के बराबर, पर जब आपने m के स्क्वायर करा तो आपका आंसर बना a के बराबर। तो इसलिए मैं इन सब का क्लब्ड आंसर इस अकेले एक के बराबर मान सकता हूं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन वो स्पेसिफिक दूरी होती है जहां पे अगर हम बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड मान लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर वही बनता है जो कि हम स्कैटर्ड मासेस के हिसाब से मानते हैं, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मान के निकालते हैं अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला, रेडियस ऑफ गायरेशन वो स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है। अगर हम उस स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मानते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर वही बनता है जब हम वही बनता है जो कि हम अलग अलग पार्टिकल्स को क्लब करके बनाएंगे, देन दैट स्पेसिफिक डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। निकालने का तरीका मैंने इस तरीके से रखा है, देयर आर मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशंस। हम लोग क्या कर रहे हैं सुन लीजिएगा एक और बार फाइनली। I बराबर mr स्क्वायर इज अवर जनरल फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो I बराबर mr स्क्वायर का जो r होता है जनरल फॉर्मूले का, वही किसका आंसर होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का आंसर होता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो मुझे को पता है वो लिखता हूं, इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर या m इंटू के स्क्वायर लिख देता हूं, k का आंसर निकाल देता हूं, मेरे पास आंसर बन जाता है। मतलब एक बार मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूं I का, और एक बार मैं स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखता हूं I का फॉर अ गिवन बॉडी, एंड I कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो दिस इज हाउ I कैलकुलेट। ठीक है, दिमाग में रखें इस चीज को। ओके, अब एक पॉइंट लिख लें या दो चार पॉइंट्स लिख लें रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में जो मैं बोल रहा हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। Radius of gyration is a scalar quantity. Its SI unit is meters. Its SI unit is meters. Next point लिखो, radius of gyration K is equal to under root of I by M. Radius of gyration K is equal to under root of I by M. Next, radius of gyration will depend on, radius of gyration depends on the mass distribution of the body, depends on the mass distribution of the body, as well as axis of rotation, as well as axis of rotation, as well as axis of rotation. तो रखें इसे दिमाग में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ गायरेशन। आगे चलते हैं इसी में, रेडियस ऑफ गायरेशन में। सो एक चीज देखें, अब एक नया पॉइंट आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन में, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सवाल जल्दी सॉल्व कराएगा, ये वो टॉपिक है। सो टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब माने कि कोई बॉडी है, वो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों परफॉर्म कर रही है, ओमेगा से इधर, वी से ऐसे आगे चल रही है। इस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, कितनी होगी, तो वो होगी बॉडी की ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने ट्रांसलेटरी में TR लिखा है, टोटल में T लिखा है, मैं फिर बोल देता हूँ। ठीक है, या एक काम करें, बॉडी की टोटल को मैं पूरा लिख रहा हूं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेटरी प्लस दिस। अब अगर मैं निकालता हूं कि व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो व्हाट इज द, पहली बात तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी,
तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आएगी मेरे पास हाफ इंटू मास ऑफ द बॉडी m इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। से द मास ऑफ द बॉडी इज m, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ बॉडी इज r। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी मेरे पास हाफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? व्हाट आई कैन राइट अबाउट दिस इज हाफ m इंटू v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ i को मैं लिख सकता हूं m इंटू के स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। डिस्क विस्क नहीं, मैं रैंडम बॉडी मान के चल रहा हूँ, स्फेयर भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं इफ प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आंसर निकाल रहा हूं। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग जो आंसर निकालूंगा वो वैलिड है। इफ इट इज नॉट अ प्योर रोलिंग मोशन देन जो जो आंसर निकालूंगा मैं वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास। अच्छा, बनेगा क्या यहाँ पे? k की वैल्यू को मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ, k स्क्वायर से k स्क्वायर या v स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर आएगा तो k टोटल बन जाएगा ना हमारे पास। नहीं रखो, ठीक है, करेक्ट है सारा कुछ, मुझे लगा कुछ गलती करी है, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास और दैट्स इट। तो हम यहाँ से कर क्या सकते हैं? अब देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल में डेटा कैसा बन रहा है मेरे पास, ठीक है, फाइनल डन। तो हाफ m इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है, ये भी तो v सेंटर ऑफ मास का ही है, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो इट इज 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। नाइस, ठीक है, करेक्ट है। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जिसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। हाफ m v स्क्वायर या v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करवाएगा। ये ऐसा एग्जाम, ऐसा हमारा फॉर्मूला है एग्जाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल देता हूँ, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। हालांकि आप इसके बिना भी आंसर निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना आंसर नहीं निकाल सकते। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट विदाउट दिस आल्सो एंड विद दिस आल्सो, लेकिन अगर याद रहे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब जैसा मैं आपसे कह दूं कि ये बॉडी एक स्फीयर होती, और अगर स्फीयर होती तो मैं भी आपको थोड़ा सा डेटा मतलब पढ़ाने भी जा रहा हूँ। तो स्फीयर का मैंने आपको k निकलवाया था अभी, तो k था आपके पास 2/5 इंटू आर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीधा 2/5। यहाँ पे चुपचाप 2/5 भर तो आंसर बन जाएगा। 2/5 भरोगे तो 5 यहाँ पे आएगा, 7 आएगा, 7/10 तो आंसर बन जाएगा 7/10 mv स्क्वायर। मैं इस तरीके से कह रहा हूँ और कोई बड़ी चीज नहीं कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग में रखें, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं 2-3 बॉडीज का आपको बनवा देता हूँ अगर चाहिए तो, ठीक है। ऐसे हम एक, वैसे तो डीपीपी में दिया होगा आप लोगों को, जो आप लोगों के पास, सॉरी डीपीपी बोल रहा हूँ, जो आपको कंसर्ट बूस्टर दिया हुआ है आप लोगों को, उसमें ये होगा वैल्यूज के साथ, लेकिन एक आधी वैल्यूज को मैं बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, और रेशियो लिखोगे ना सीधा, तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो। चलिए, तो पहला ऑब्जेक्ट जो है हम मान लेते हैं क्या, रिंग। रिंग की अगर मैं बात करता हूं तो रिंग के केस में मेरे को क्या पता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, रिंग का खुद का फॉर्मूला ही एम आर स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर। तो मतलब मेरे पास रिंग के केस में k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इन केस ऑफ अ रिंग का आंसर ही मेरे पास बनना, ठीक है। दूसरा, से आई टॉक अबाउट अ डिस्क। अच्छा, रिंग के साथ साथ मैं इसको किसके साथ जोड़ सकता हूँ, रिंग और हॉलो सिलेंडर। क्यों जोड़ सकता हूँ तो आपको पता होना चाहिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज अ डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास m, r स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू m इंटू के स्क्वायर। m से m कैंसिल कर दो, आ गया k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ऑफ अ डिस्क। व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ऑफ अ डिस्क, 1/2, तो सीधा 1/2 पुट करेंगे, आंसर निकलेगा, ठीक है। डिस्क के साथ साथ मैं इसको और क्या बोल सकता हूं, तो और इसको मैं बोल सकता हूं सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। तीसरा, हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर, तो हॉलोस्फेयर के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू होता है 2/3 m r स्क्वायर इज इक्वल्स टू m k स्क्वायर।
तो आपके पास आएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2, सॉरी 2/3। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, दिस इज फॉर अ हॉलो स्फीयर एंड ऑब्वियसली फॉर अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का क्या बनेगा, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 2/5। ये 5 से भी अगर आपको याद है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे। ठीक है, देखिए हॉलो सिलेंडर का आपको क्लियर हो गया, रिंग का आपको क्लियर हो गया, सॉलिड सिलेंडर, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, मोर देन इनफ है। ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल देता हूँ, अगर सवाल में सिर्फ सिलेंडर वर्ड यूज करा है या सवाल में सिर्फ स्फीयर वर्ड यूज करा है तो आपको सॉलिड सिलेंडर मान के चलना है और सॉलिड स्फीयर मान के चलना है, हॉलो कभी भी मान के खुद नहीं चलना है। ठीक है, खैर ये चीज होगी। अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता और सॉलिड स्फीयर की बात करता या हॉलो स्फीयर की बात करता, तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा r रेडियस का m मास का हॉलो स्फीयर है, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है और ऐसे ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है और प्योर रोलिंग अगर हो रही है तो ये दिया हुआ है कि v इक्वल टू r ओमेगा है या प्योर रोलिंग बोल रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिप है। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, चुपचाप लिखो, हाफ इंटू मास ऑफ द स्फीयर इंटू वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा, 3 + 1 5, तो 3 + 2 सॉरी, तो 5m v स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हॉलो स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर की 7/10 बनेगी, वो भी मैंने आपको करके बताया था, तो इस चीज को दिमाग में रखें, इंपॉर्टेंट है अगेन। अच्छा, अगला पॉइंट देखें, एक और अगला पॉइंट अब हम लोग करेंगे, जस्ट अ सेकंड। ओके, इसी में हम लोगों ने कवर अप कर लिया है उसे, नाइस, नॉट बैड, इसी में हम लोगों ने उसे कवर अप कर लिया है। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे, if an object contains 50% energy, if an object contains 50% of energy in the form of rotational kinetic energy, if an object contains 50% of energy in the form of rotational kinetic energy, then identify the object. पहले तो सवाल का मतलब क्या है वो समझो, ऑप्शन क्या दिए होंगे, ऑप्शन में दिएगा वो सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, ऐसा। उसने बोला कि बॉडी की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका 50%, ठीक है, कौन लेके बैठा हुआ है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बताओ कि बॉडी कौन सी है। अब इसमें करना क्या है, देखें मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ पता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है कि मैंने अभी जब बोला हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है, तो कई बार बच्चे नहीं याद करते हैं। वो याद क्यों नहीं करते, वो याद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अगर हम रोटेशन और टोटल काइनेटिक, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी जोड़ेंगे तो हमें टोटल मिल ही जानी है। ठीक है, तो आप वैसा भी रख सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आपको आसानी होगी। कैसे होगी, देखें, आपको सवाल में दिया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 50/100 है, मतलब 1/2। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है बॉडी की, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बॉडी की, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, निकलवाया था मैंने वहां से, इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/2। ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास यहां से इस हाफ से हाफ तो पहले कैंसिल हो गया। आई को मैं क्या लिख सकता हूं, आई को मैं लिख सकता हूं एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा को हम लोग क्या लिख देते हैं, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर
इज 1/2। m से m कटेगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कटेगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा। मतलब आपके पास बचेगा 2 = 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो यहां से मेरे पास आ रहा है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज 1। तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का रेशियो अगर आपका 1 के बराबर आता है तो मैंने क्या बताया था आपको, आंसर क्या, अच्छा यहाँ पे बनाओ 1 का है तो क्या आंसर बनेगा बॉडी का, या तो ऑप्शन में रिंग दिया होगा या फिर हॉलो सिलेंडर दिया होगा। प्लीज बेवकूफ़ी के साथ ये मत बोलना कि सर दोनों दिए होंगे तो क्या होगा। अगर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है तो दोनों करेक्ट होंगे, वरना दोनों एक साथ दे दिए हैं तो बोनस भी होगा, पर आपको मार्क करके आना है, या तो रिंग को मार्क करके आइए या हॉलो सिलेंडर को मार्क करके आइए। इस तरीके से करके आपको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर आपको k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का रेशियो पहले से पता है, जैसे रिंग का पता है, डिस्क का 1/2 होता है, हॉलो स्फीयर का 2/3 होता है और ये 2/5 होता है, तो आपको पहचानने में कंपैरेटिवली आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप लोग कर सकते हैं। बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।